हाय एवरीवन, मैं हूँ दीपक कुमार चौधरी। अब देखिए, जैसे कि 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 27 दिसंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में हमारे पास जो बाकी का 30-35 दिन बचा हुआ है, उसमें हमें दो चीज़ जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला है रिवीजन, मतलब हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देखना चाहिए। अब चूंकि ये चीज़ तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बीपीएससी पिछले वर्षों से सेम प्रश्न भले ही कम पूछे, लेकिन टॉपिक आपको अधिकांश सेम मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 65वीं बीपीएससी के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। अब देखिए, देशेर कथा मतलब देश की बात, क्रांतिकारी पुस्तक है जो महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखी गई है, जो मूल रूप से बंगाली भाषा में वर्ष 1904 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी की जंजीर में जकड़ी और शोषण की यातनाओं से जनता के चित्कार की दस्तावेज माना जाता है, जिस कारण 1910 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद देश की बात नाम के शीर्षक से बाबूराव विष्णु पराकर द्वारा वर्ष 1908 में किया गया था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। अब देखिए, कांग्रेस से ये 3 पॉइंट और याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। दूसरा पॉइंट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी और महासचिव थे A.O. ह्यूम। और तीसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरीन। देखते हैं तीसरा प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने के विरोध में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की थी और बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने जालियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इसी घिनौनी हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए वीर उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। आइए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में नौजवानों को सार्वजनिक जीवन का प्रशिक्षण देने के लिए किया था। देखते हैं छठा प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की प्रारंभिक घटनाओं में प्रमुख है। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक जगह पर ट्रेन को लूट कर की गई थी, जिसमें क्रांतिकारियों का उद्देश्य था ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उस पैसे से हथियार खरीदना। और इस डकैती के बाद 29 लोगों को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया
और अंततः 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जिनमें हैं रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास। इनका पूरा नाम चितरंजन दास है। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस और फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस नामक किताब लिखी है। देशबंधु इनका उपनाम है और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देखते हैं 8वां प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा गोविंदराव फुले। सत्य शोधक समाज अर्थात सत्य की खोज करने वाला समाज, इस समाज का उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों को विमुक्त करना। इस समाज ने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का पुरजोर विरोध किया। देखते हैं 9वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट विदेशी मूल की महिला थी। इन्होंने कांग्रेस के 33वें अधिवेशन जो कलकत्ता में वर्ष 1917 में संपन्न हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी और इस तरह एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी। अब देखिए, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन जो वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में संपन्न हुई थी, उसकी अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जिसमें सत्याग्रही किसी स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के लिए विनोबा भावे को चुना था और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस 1905 से 1910 ईस्वी के बीच लंदन में एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय और राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है और अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। अब देखिए, अशोक से ये 4 पॉइंट और याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, सिंगली अनुसूतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष ने की थी। दूसरा पॉइंट है, अशोक ने सारनाथ स्तंभ तथा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तीसरा पॉइंट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मात्र 2 अभिलेख, पहला शाहबाजगढ़ी का और दूसरा मानसेहरा का अभिलेख प्राकृत भाषा एवं खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। चौथा पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों जो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अब देखते हैं 13वां प्रश्न, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्रुत। सुश्रुत गुप्त काल के महान आयुर्वेदाचार्य एवं शल्य चिकित्सक थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्हें सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेखों में
खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार संचालित किया जाता था। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। मुगल कला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। मैंने जहांगीर पर वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मुगल काल में सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु सम्राट अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। अगर आप मनसबदारी व्यवस्था की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप अकबर के पार्ट 1 वाले वीडियो का चौथा टॉपिक प्रशासन जरूर देखिए। अकबर पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। इन अष्टप्रधानों में पेशवा, अमात्य, सुरणवीस, मंत्री, सेनापति, सुमंग, पंडित राव एवं न्यायाधीश होते थे। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में सबसे अधिक नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस सिलसिले में फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। हालांकि बाद में उसने हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया और इस तरह फिरोज शाह तुगलक सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक से 2 और चीजें याद रख सकते हैं। पहला, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। देखिए, मैंने एग्जाम की दृष्टि से पुर्तगाली पर भी वीडियो बनाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमन। ठगों के उन्मूलन के लिए भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी और इसके बाद 1830 ईस्वी तक ठगों का उन्मूलन हो गया। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल था 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी लड़ा गया, जिसमें उसने अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी कि अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया। इसके अलावा लॉर्ड लिट्टन से आपको 4 पॉइंट जरूर याद रखने चाहिए। पहला पॉइंट है, लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में लगभग 1876 से 1878 ईस्वी के आसपास मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत के कुछ भागों में भीषण अकाल पड़ा था। इस अकाल के कारण लगभग 50 लाख लोग मारे गए। लॉर्ड लिट्टन ने अकाल के कारण की जांच के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट है, लॉर्ड लिट्टन के ही शासनकाल में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद यानी कि भारत की सम्राज्ञी नियुक्त करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तीसरा पॉइंट है, लॉर्ड लिट्टन ने ही 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। इस अधिनियम को गला घोंट अधिनियम भी कहा गया है। और चौथा पॉइंट है, लॉर्ड लिट्टन ने ही भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष किया था। अब देखते हैं 23वां प्रश्न।
वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी। अब देखिए, इस प्रश्न में कई लोग साबरमती से कंफ्यूज होंगे। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च से हुई। सिलसिले में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 सदस्यों के साथ 24 दिनों तक पैदल चलकर 375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। फिर 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1922 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साराबंदी यानी कोई टैक्स नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें किसानों ने कोई भी टैक्स भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। अब देखते हैं 25वां और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार किया गया था और इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी और जेबी कृपलानी नवंबर 1946 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और इन्होंने मेरठ में वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सत्र की अध्यक्षता भी की थी। तो इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे 65वीं बीपीएससी 2019 प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए सभी बिहार इतिहास के प्रश्न। आखिरी चीज, कमेंट करके आप हमको जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।